हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी यानी सीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही आपकी हो रही है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में आपकी हेल्प कर रही है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर सके। ओके, सो आई होप आप लोग घर पे बैठ करके बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। इसी तरीके से क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। और पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया है कि एटम जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, नाउ दोज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने पढ़ लिया है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ओके, तीन साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट, कौन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर ने यहाँ पर अपने अपने जो है एटॉमिक मॉडल्स दिए। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एटम के पिक्चर को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे उसके अंदर पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने पिक्चराइज यहाँ पर फॉर्म में हमें दी। ठीक है, ताकि हम इमेजिन कर सकें, समझ सकें। ओके, नाउ अब एटम जो है यहाँ पर उसकी कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस आउट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम इन्हें डिस्कस करते हैं। अगर जो भी टॉपिक इस तरीके से आपके कवर अप हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009, तो फिर आप इस चैप्टर से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, टेलीग्राम पर जाइए और फटाफट से यहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब अगर वहाँ पे जो भी सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेज मिलने वाले हैं, दिखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं क्या, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। और इसके अंदर आपको जो है क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। ओके, यहाँ पर होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी जरूरी है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो फटाफट से जो है यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्या करते हैं, आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट का सीजन चल रहा है, सभी को जो है यहाँ पर शॉपिंग करनी है और डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन बहुत डिस्काउंट चल रहे हैं, ये भी ऑनलाइन ही है, यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना, 30% का। ठीक है, और वो कैसे मिलने वाला है, जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव। ठीक है, तो फटाफट से AM लाइव अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द बाय पैकेज थ्रू योर क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। अब सब्सक्रिप्शन लेने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जो वो पूछना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, इन्हें भी फटाफट से नोट करें और अपना डाउट, अपनी क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जो है यहाँ से क्लियर करें। उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे, बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। और कार्डिनल प्रॉमिस यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्या कर सकें, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ।
ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। ओके, स्मार्ट और सिंसियर बने रहना जरूरी, ठीक है। स्मार्ट आप हैं, हम घर पे बैठ के लेक्चर्स ले रहे हैं, और थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए, ठीक है। इसी तरीके से लेक्चर नोट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है करते रहिए। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने से, एग्जाम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ओके। एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रदरफोर्ड, ओके, और बोहर एटॉमिक मॉडल, बेसिकली जो है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है, इस लेक्चर से पहले। ओके, नाउ ये हम पढ़ चुके थे इन आर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। क्या देखा था हमने कि एटम जो है कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पर न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये दो पार्ट के अंदर क्या है, पूरा एटम आपका डिवाइड है। एक तो न्यूक्लियस जो कि सेंटर में रहता है, और एक आपका यहाँ पर क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब देखिए न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए यहाँ पर क्या है, क्लियर कट पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हैं, देखिए, what are the clear cut points for nucleus, that nucleus is situated at the center of the atom। nucleus कहाँ situated है, center पे situated है। all the proton neutron जो भी इसके अंदर present हैं वो कहाँ पर है, nucleus के अंदर ही है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारे ही जो भी उसके अंदर पूरा मास है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ओके। ओवरऑल चार्ज इस पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन के वजह से जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या है, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, ओके। और कलेक्टिवली इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इतना बात आपको पता है। और इसका रेडियस जो है न्यूक्लियस का बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एटम। कितना, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर, इतना छोटा इसका क्या होता है, रेडियस होता है। और हमने पढ़ा था किसके बारे में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के बारे में, ठीक है। एक तो हो गया एटम का न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो कि है शेल्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द part which is present outside the nucleus, okay। electrons are present which revolve around the nucleus in orbit of fixed energy। अब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन रहता है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स एनर्जी लेवल के अंदर, ठीक है। तो इन ऑर्बिट को हम जो है क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, okay। these energy levels are designated as KLMN, ठीक है। इस तरीके से इनको नाम दिया बोहर ने कि इन एनर्जी लेवल को हम जो है KLMN ऐसे ही उठा के कुछ भी जो है नाम दे दिया, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं KLMN, ओके, एनर्जी लेवल्स। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं किसके अंदर, किसी भी शेल के अंदर, वो कैसे दिए जाते हैं, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², है ना। किस तरीके से, 2n² से यहां पर दिए जाते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक शेल के अंदर, 2n² से। तो n इज द नंबर दैट इज 1 2 3, यानी पहली जो शेल होगी उसका n होगा 1, दूसरी जो शेल होगी उसका n होगा 2, तीसरी जो शेल होगी उसका n होगा 3। हमें पता है, हमने डायग्राम जो है देखा है, ठीक है। इस तरीके से जो है शेल्स बनी हुई है ना, KLMN, है ना। इतनी जो है यहाँ पर शेल्स, अभी 118 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए वो मैक्सिमम जो है 7 शेल्स के अंदर
आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि भाई 4 ही बताते हैं, 4 नहीं है, है ना, 7 हैं अभी तक। ठीक है, और भी हो सकती हैं अगर आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो। ठीक है, अंडरस्टूड। सो 2n स्क्वायर से इसे जो है दिया जाता है, यानी कि एक के अंदर कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 2 पहले में, ठीक है, दूसरे में यहाँ पर कितने आएंगे, 8 आएंगे, और तीसरे में यानी n जो है कितना है, 3 है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, और n अगर यहाँ पर 4 है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से यहाँ पर KLMN के अंदर डिवाइडेड है आपकी ये शेल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डिफरेंटली। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, एंड सेंटर में जो है कौन सिचुएटेड है, न्यूक्लियस सिचुएटेड। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये जो हैं आपकी एनसीईआरटी में नहीं है ये पॉइंट्स। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पर हैं। ओके, क्योंकि वो भी हम यहाँ पर साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पर हायर लेवल को टच किया हुआ है, बस टच ही किया हुआ है, डिटेल में नहीं है। ये चीज़ हम अभी आगे क्वांटम नंबर्स में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर भी आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में तो नहीं है। ओके, बट क्वांटम नंबर्स भी हम यहाँ पर आगे स्टडी करने वाले हैं, तब ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होने वाली। क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे चल के क्लास 11th में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि बोहर का मॉडल भी जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया था, यहाँ पर फेल हो गया था। ठीक है, बोहर का मॉडल फेल हो गया था, इसलिए यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। ठीक है, जो कि था यहाँ पर SPDF यानी कि ब्लॉक्स में। ओके, सब शेल्स, क्योंकि यहाँ पर आगे और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट आने वाला है। अभी हम इतना जो है एनसीईआरटी लेवल से नहीं पढ़ते हैं, बट हमें कॉम्पिटिटिव लेवल टच करना है तो हम वहाँ तक एक बार जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें अभी तक पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं किसके अंदर, शेल्स के अंदर, बट वो शेल भी फर्दर सब डिवाइडेड है किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर। किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर। ठीक है, एटम, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेल्स में प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब ये शेल्स भी फर्दर क्या हैं, सब डिवाइडेड हैं इनटू सब शेल्स। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं SPDF। ठीक है, तो फर्स्ट शेल कंटेन एक सब शेल, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल आती हैं जो कि S और P, 3 के अंदर आती हैं यहाँ पर SPD। ओके, और फोर्थ शेल यानी कि N शेल के अंदर आती हैं 4 शेल्स, दैट इज SPDF। ओके, चारों ही शेल्स उसके सब शेल्स उसके अंदर आती हैं। ठीक है, द शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। यहां पे कहानी खत्म होगी जाकर के, शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। देखो इसको ऐसे समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है आपको ढूंढना हो, है ना, तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हमें क्या बताता है, बेसिकली रदरफोर्ड के टाइम पे दिक्कत क्या आई थी कि उन्हें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं पता था कि कहाँ पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वो बता नहीं पाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से और दूसरे साइंटिस्ट ने, ठीक है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और अलग अलग जो है यहाँ पर क्या दिए, रूल्स दिए। ठीक है, तो बोहर ने यहाँ पर ये शेल्स का रूल दिया, ठीक है, जो कि बहुत हद तक सही था। फिर आगे चलकर ये रूल भी जो है फेल हो गया। यहाँ पर और साइंटिस्ट है ना, आर्नोल्ड समरफील्ड नाम से, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर सब शेल्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर फर्दर सब शेल्स जो है बताई और उसके अंदर यहाँ पर हमें क्या बताया, ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, तो देखिए ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर हम एग्जैक्टली यहाँ पर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब इस जगह पर जाकर के हम इलेक्ट्रॉन को जकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, अगर हमें चाहिए तो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर मैक्सिमम होती है किसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर हमें आपको ढूंढना है, जैसे मैं वो एग्जांपल ले रहा था कि आपको अगर ढूंढना है
तो आपको ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, भाई कहाँ रहते हो आप, रहते हो सपोज कोटा में रहते हो, ठीक है। कोटा में कहाँ रहते हो भाई, यहाँ पर हम विज्ञान नगर में रहते हैं, ठीक है। विज्ञान नगर के अंदर कहाँ पे, ओके, फर्दर बिल्डिंग, ओके, कोई फ्लैट है तो फ्लैट, सपोज फ्लैट जो है, अब यहाँ पर कोटा के अंदर विज्ञान नगर जो है आपका क्या आ गया, सपोज कोटा इज एटम, ठीक है। विज्ञान नगर यहाँ पर क्या आ गया जो है उसके अंदर शेल्स होंगे, ओके, मतलब कोटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एरियाज, डिफरेंट सेक्टर्स, ओके। तो विज्ञान नगर क्या हो गया, शेल हो गया, ठीक है। अब विज्ञान नगर क्या है, शेल है, ठीक है। अब शेल के अंदर भी किसी ना किसी बिल्डिंग में तो होगा, है ना। किस बिल्डिंग में है, सपोज कोई भी बिल्डिंग है, ए बी सी हम नाम देते हैं, ए बिल्डिंग उसके अंदर रहता है ना, कोई फ्लैट है, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, और मुझे आपको ढूंढना आसान हो गया, भाई मुझे आपका जो है यहाँ पर शेल मिल गया, यानी कि विज्ञान नगर में रहते हैं, और उसके बाद आप जो है कहाँ पर, ए बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, यानी कि शेल के बाद मुझे जो है सब शेल पता चल गया, ठीक है। अब सब शेल के बाद यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स है, तो आप कौन से फ्लोर के अंदर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑर्बिटल, वो क्या हो गया, ऑर्बिटल हो, यानी कि मुझे जब फ्लोर पता चल गया तो मैं एग्जैक्टली जो है वहां पर पहुंच जाऊंगा। सपोज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है ना, 30 माले की बिल्डिंग है ना, 30 फ्लोर्स है, अब किस फ्लोर पे, सारे फ्लोर तो चेक नहीं करूंगा, तो आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है किस पे, 10th फ्लोर पे या 7th फ्लोर पे, ठीक है। तो मैं फटाफट जाऊंगा और वहां पर कुछ रूम्स होंगे, बस उनको चेक करूंगा और वहां पर आप जो है मिल जाओगे और आपको पकड़ के ले आऊंगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहां पर ऑर्बिटल्स हमें बताते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर मैक्सिमम है, किस जगह पर मैक्सिमम है ना, किस शेल के अंदर, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हम वापस से इसे रिपीट करेंगे किसके अंदर, क्वांटम नंबर जब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा एक पिक्चराइज फॉर्म में, ओके। ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर टच किया हुआ है ना, थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए, है ना। तो फटाफट से इसे कवर अप करते हैं, दैट इज एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, कि मैं वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के ला सकता हूं, ठीक है। जैसे मुझे आपको ढूंढना हो, मैंने बताया मुझे पता है आप विज्ञान नगर में रहते हैं, ए बिल्डिंग में रहते हैं, ए बिल्डिंग की 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो वहां से आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो वो 7th फ्लोर जो हुआ वो क्या हो गया, दैट इज योर ऑर्बिटल, दैट इज योर ऑर्बिटल, ओके, समझ आया। चलिए, नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल इज दैट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन झेलने की है, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। और एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रह सकते हैं, वो हम बता सकते हैं कैसे, n² से। कैसे बता सकते हैं, n² से। देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, शेल्स है। अब इन शेल के अंदर फर्दर क्या है, सब शेल्स है, ठीक है। तो पहला जो n है, यानी कि न्यूक्लियस के जो सबसे पास है, n = 1, इट इज योर फर्स्ट शेल, और ये जो है किस नाम से देते हैं हम इसे, s, है ना, s नाम से। अभी हमने देखा ना पिछली वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। फर्स्ट शेल है तो यहाँ पर सब शेल क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब सेकंड के अंदर आ रहे हैं 2 सब शेल होगी, s और p, कौन सी, s और p। थर्ड शेल है तो इसके अंदर क्या होगी, 3 सब शेल होगी, s, p और d, कितनी, s, p और d। और फोर्थ है तो यहाँ पर जो है कितनी होगी, 4 सब शेल्स होंगी, s, p, d, f, कितनी, s, p, d, f। अब इसके अंदर कह रहा है n² से आप जो है शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 का स्क्वायर मतलब 1,
ठीक है, और दूसरी शेल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब सेकंड शेल के अंदर कौन आ रहा है, s और p। s और p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 और 1, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, समझ आ रहा है। ये दोनों आ रहे हैं किसके अंदर, सेकंड शेल के अंदर। अब थर्ड के अंदर हम बात करें तो थर्ड के अंदर कितनी है, 3 सब शेल हैं, कौन, sp d, है ना, कितनी है, 3, और इनके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 8, ओके, कितने हैं, सॉरी 9, 8 नहीं, कितने, 9, ओके। तो देखिए 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 ऑब्वियसली, ओके। सो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, किसमें, थर्ड शेल में, सॉरी थर्ड शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, 3 सब शेल्स होंगी, sp d, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे, कितने, 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 16 होंगे, किस केस में, f के केस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, s के अंदर 2, p के अंदर 6, और यहां पर d के अंदर 10, f के अंदर 40। यहाँ पर इस तरीके से इन्हें जो है लिखा जाता है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 3 इसके अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स, ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से इन्हें डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। द लेटर sp d इनको ओरिजिनेट किया गया है किससे, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली। यहाँ से इनका जो है sp d f जो है नाम डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस अबाउट द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या है। दैट इज ऑर्बिट तो होता है आपका व्हाट, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट है, ठीक है, उसी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो वो क्या है, दैट इज योर ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, इट इज द रीजन, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पर न्यूक्लियस के पास, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। यानी कि शेल तो हो गया आपका कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर जो है घर के अंदर फ्लोर हो गया आपका व्हाट, ऑर्बिटल, ठीक है, जहां पर आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। नाउ इट हैज अ सर्कुलर शेप, ठीक है, इसकी शेप जो है क्या होती है, सर्कुलर होती है। SPDF यहाँ पर जो है डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है, SP यहाँ पर, D आर स्फेरिकल, डम्बल एंड डबल डम्बल जो है इनकी शेप रहती है, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे आगे, ओके। एंड इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन प्लेन। ये ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और यहां पर इट रिप्रेजेंट दैट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अभी वो जो आपको यहाँ पर जिफ फाइल दिखाई है ना, असल में ऐसा ही होता है, कहीं पर हमने जो है देखी थी, ओके, अभी यानी कि 3 डायमेंशनली वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ओके। एक पिक्चर आपको दिखाई थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनली मूव कर रहे हैं, ऐसे तो मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 डायमेंशनली जो है क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स, ओके। चलिए और क्या पॉइंट है यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट दैट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी नोन साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन, मोमेंटम हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इट्स अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, इसके बारे में भी आगे आप क्लासेस में स्टडी करेंगे। इट रिप्रेजेंट द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम, यहाँ पर ये पोजीशन तो बताता है, साथ में मोमेंटम भी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें एक साथ नहीं ये बता सकता, है ना। चलिए, नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2n स्क्वायर से हम जो है शेल का पता लगा सकते हैं, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
किसी ऑर्बिटल में हो सकते हैं कितने, 2। ओके, और यहां पर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। ठीक है, जो कि n यहां पर क्या है, नंबर है। ओके, शेल है। ठीक है, समझ आया ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक के पर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पार्ट जो अभी हमने पढ़ा है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के बाद, दैट इज शेल, सब शेल, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हायर है। ठीक है, इसे हम दोबारा यहाँ पर कवर अप भी करने वाले हैं। ओके, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि यहाँ पर शेल्स जो हैं सब शेल के अंदर डिवाइडेड हैं फर्दर, और वहाँ पर जो है सब शेल्स ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, गॉट द आइडिया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को, डिफरेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, अरेंज है, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी किस तरीके से उन्हें अरेंज किया गया है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, नाउ ईच ऑर्बिट, ईच ऑफ द ऑर्बिट अकोमोडेट अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऑर्बिट में रहते हैं उसे हम 2n² से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, पता करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। n क्या है यहाँ पर, नंबर है किसका, ऑर्बिट का। किसका, ऑर्बिट का, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, इस तरीके से 2n² से हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितने आते हैं यहाँ पर, k के अंदर जो है 2, इसके अंदर 8, फिर 18 और फिर 32। ठीक है, इस तरीके से हम 2n² से यहाँ पर इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में जो है हम फिल करते हैं। k की एनर्जी सबसे कम है, इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर L, फिर M, फिर N के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ओके, नाउ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। यानी कि अब आउटर मोस्ट शेल में एक रूल ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, एक्सेप्ट हम यहाँ पर किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, द फर्स्ट शेल विच कैन हैव मोस्ट ओनली ट्रू इलेक्ट्रॉन। पहली शेल यानी के शेल को छोड़ करके यहाँ पर बाकी सब शेल के अंदर जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस शेल का कोटा फिल हो चुका है, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, कि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो चुका है। और 2 के केस में यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में यहाँ पर उनका डुप्लेट ही कंप्लीट हो पाता है, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन उनके आउटरमोस्ट शेल में आ पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लेट। ओके, और बाकी के केस में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट, और यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डुप्लेट। क्या बोलेंगे, डुप्लेट बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। ओके, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आगे और हैं। ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हमें क्या समझ आता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म है आपके लिए। ओके, हाइड्रोजन है पहला, ठीक है, एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1, 2 और 6, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या, प्रोटॉन। ठीक है, नाउ सी, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल्ड है।
किसी में एक शेल फिल है, बाकी में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के केस में सिर्फ पहली ही शेल फिल रहती है, बाकी के केस में यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा शेल्स फिल्ड रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिपेंड करता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ ये पिक्टोरियल फॉर्म जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ये बोहर मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, कार्बन, यहाँ पर सोडियम भी है आपके पास और कैल्शियम भी है। ठीक है, देखिए फिगर में यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रखा है सेंटर के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं कहाँ पर, शेल्स के अंदर। तो हीलियम के केस में यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई इसकी, के शेल हो गई, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है क्या है, 6। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 के अंदर। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम जो है आ सकते हैं एल के अंदर कितने, 8 आ सकते हैं, बट इसका एटॉमिक नंबर ही 6 है, तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो पहली शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, दूसरी शेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी तरीके से सोडियम के केस में हमने क्या किया, KLMN, इसके अंदर 3 शेल है, के भी है, एल भी है और एम शेल भी है। इसके अंदर चारों ही शेल आ गई, के भी आ गई, एल भी आ गई, एम भी आ गई और एन भी आ गई। ठीक है, 4 शेल इसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर, कैल्शियम के अंदर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 3 शेल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल। ओके, यहाँ पर अब 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप थर्ड केस में, ठीक है, थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते थे, 18 आ सकते थे, बट मैक्सिमम कितने हैं, 8 ही हैं। ओके, ये थोड़ा सा इसका यहाँ पर नॉर्मली है कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और बाकी सारों के एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 से आपको 18 तक एलिमेंट गिवन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर रखे हैं। सेंटर वाला जो है न्यूक्लियस है, इसे इलेक्ट्रॉन मत मान लेना। ठीक है, ये आपको पता ही है, सेंटर वाला जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज न्यूक्लियस। बाकी उसके चारों तरफ यहाँ पर डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन जो है फिल्ड हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे लिथियम का 3 है तो इसके 3 है। ठीक है, यानी इनर वाले में 2 है और बाकी आउटर वाले में 1 है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 कार्बन का भी हमने देखा है ना, 7, 8 ऑक्सीजन। ठीक है, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ठीक है, और इसी तरीके से सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ओके, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 8। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर फिल्ड है। अब नियॉन, हीलियम और आर्गन, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है फिल है। इसके केस में 2 ही आ सकते हैं तो 2 ही है, इसका डुप्लेट ही कंप्लीट होगा। ओके, नियॉन के केस में जो है 2,8 आउटर मोस्ट जो है शेल कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है, तो मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 आ गए तो वो क्या हो गया, यहाँ पर स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है। उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो गया, शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, इसे ना तो चाहिए, इसे ना तो देना है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल है। इसी तरीके से सबको क्या होना है, स्टेबल होना है। क्या बनना है, यहाँ पर नोबल गैस बनना है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में भी जो है क्या है 2,8,8। ओके, यानी 18 इलेक्ट्रॉन जो है क्या है प्रेजेंट है, किसके अंदर, आर्गन के अंदर। ओके, तो 2,8,8 यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बाकी सबके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो सब क्या है, रिएक्टिव है। नोबल गैस के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, इन सब के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती है ना, वो क्या है, स्टेबल है, इनर्ट है। क्या है, स्टेबल है और साथ ही साथ इनर्ट भी है। ओके, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या समझ आता है कि आखिर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, है ना, उससे हमें क्या समझ आया। नाउ सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है हमें, केमिकल बिहेवियर बताता है किसका, किसी भी एलिमेंट का, किसका, किसी भी एलिमेंट का हमें यहां पर क्या बताता है, केमिकल बिहेवियर बताता है, शो करता है, ठीक है। नाउ व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, किसी भी एटम की अगर यहां पर आउटरमोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है ना, जो भी शेल अभी आपको दिखाई, जैसे कि नियॉन के केस में हमने देखा उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो द एलिमेंट विल बी केमिकली अनरिएक्टिव, वो एलिमेंट क्या होगा, केमिकली अनरिएक्टिव होगा, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो नोबल गैस बन जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर नोबल गैस के केस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन, ठीक है, have completely filled outermost shell, यानी कि they contain 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का केस छोड़ करके, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, कहां से लेके आए। ओके, सो बाकी सबका यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल जो है क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो वो क्या है, केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है तो वो केमिकली अनरिएक्टिव भी है, क्या है, अनरिएक्टिव। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, आगे बढ़े, चलिए। व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव लेस देन, है ना, किसी के पास अगर 8 से कम है, नोबल गैस को छोड़ के बाकी सबके पास 8 से कम है, ठीक है, तो यहां पर अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम है तो द एलिमेंट विल बी रिएक्टिव, वो एलिमेंट क्या होने वाला है, रिएक्टिव होने वाला है, ठीक है। बाकी सारे ही एलिमेंट यहां पर क्या हैं, रिएक्टिव हैं एक्सेप्ट नोबल गैस, सॉरी, ओके, नोबल गैस को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहां पर क्या हैं, रिएक्टिव हैं, किसी न किसी फॉर्म में, कोई ज्यादा है कोई कम है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। ये सिग्निफाई कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें समझा रहा है कि इससे आप उनका केमिकल बिहेवियर पता कर सकते हैं। ओके, सॉरी, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर एलिमेंट के बिहेवियर को समझने में। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, यानी कि स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है आउटर मोस्ट शेल, तो वो क्या होगा, केमिकली अनरिएक्टिव होगा। अगर उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी कि मैक्सिमम उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या होने वाला है, केमिकली रिएक्टिव होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बता रहा है, उसका केमिकल बिहेवियर हमें बता रहा है, शो कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, एनी डिफिकल्टी इन दिस, ओके, यू कैन कमेंट। चलिए आगे बढ़े फिर। नाउ सी फर्दर पॉइंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ आ गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टेक द पार्ट इन केमिकल चेंज। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सपोज कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ओके, वो क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। ओके, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, है ना, वो क्या होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो यहाँ पर बताते हैं क्या, उनकी वैलेंसी, वो बताते हैं यहाँ पर कि एटम जो है यहाँ पर किस तरीके से टेक पार्ट करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर। ओके, नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन
एटम डिटरमाइन द मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मोड भी पता करता है, ठीक है, कि एलिमेंट कौन से एलिमेंट से कंबाइन करेगा, ठीक है, किस तरीके से कंबाइन करेगा, क्या फॉर्मूला बनाएगा, ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसके साथ भी वो रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, उसका मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्मूला बनाएगा, ओके। नाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके, और द वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है। सो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि ये कितने के साथ आगे जुड़ सकता है, कंबाइन हो सकता है, केमिकली यहाँ पर कंबाइन होगा, ओके। कोई भी एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताते हैं, सपोज सोडियम है तो सोडियम का यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में एक है ना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, ठीक है। तो सोडियम और मैग्नीशियम हमें क्या बता रहे हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमें ये बता रहे हैं कि सोडियम तो सिर्फ एक ही एटम के साथ जो है कंबाइन हो सकता है, ठीक है, जिसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ओके, और मैग्नीशियम यहाँ पर 2 एटम के साथ कंबाइन हो सकता है जिन्हें ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, जिन्हें ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दे दे, ओके, लूज कर, ओके। सो यहाँ पर ये इनकी क्या बन जाती है, फिर वैलेंसी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में है तो वही उनकी वैलेंसी हो जाती है, अगर वहां पर 4 5 6 या 7 है तो उनकी वैलेंसी फर्दर डाउनवर्ड में आ जाती है, मतलब रिवर्स में आ जाती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से, अभी देखो, ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट एक्चुअली टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टेक पार्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। तो देखिए जैसे कि एक कार्बन का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 है। सो कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, कार्बन जो है यहाँ पर केपेबल है किसका, 4 बॉन्ड बनाने का, है ना, एंड हेंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, और इससे हमें क्या पता चलता है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, यानी 4 है, ठीक है। इफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर उसका आउटर मोस्ट जो है कंप्लीटली फिल्ड है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। सपोज नियॉन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 2,8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी, क्या होगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, तो इनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 0 होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0, ठीक है। एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, ठीक है, शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट जिनकी दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया, हेलोजन हो गया, यहाँ पर क्या, क्लोरीन, okay. So alkali metal have a single electron whereas halogen have 7 valence electron, बात कर रहा है ये अल्कली की यानी सोडियम की, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, और क्लोरीन की बात कर रहा है यानी हेलोजन की, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो it is observed that the chemical property of alkali metal are entirely different from that of halogen, है ना। अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, entirely different होगी, किसके कंपैरिजन में, हेलोजन के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी, किस तरीके से ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ओके। नंबर ऑफ वैलेंस शेल in an atom of an element tells or determines the period number of an element in the periodic table, ठीक है।
यहाँ पर ये इनका क्या बताते हैं, पीरियड नंबर भी बताते हैं। क्या बताते हैं, पीरियड नंबर भी बताते हैं। ठीक है, कौन, वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सो सपोज सोडियम की वैलेंस शेल जो है क्या है, 3 है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेड नहीं दिखाई दे रहा। चलिए हम कोई और यहाँ पर चूज करते हैं, व्हाइट है ना। तो देखिए सोडियम है, सोडियम यहाँ पर 3 शेल के अंदर आता है ना, 2, 8, 1 है ना, KLM। ओके, 3 शेल के अंदर आता है, इसके अंदर 3 शेल प्रेजेंट है। ओके, सो वैलेंस शेल आर 3, सो पीरियड नंबर इज ऑल्सो 3। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम के केस में जो है 4 होता है, कितना, 2, 8, 8, 2। ठीक है, तो इसका पीरियड नंबर वैलेंस शेल 4, पीरियड नंबर भी कितना, 4। ठीक है, तो वैलेंस शेल हमें जो है उसका डिटरमाइंस द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल में उसका पीरियड नंबर क्या होगा। ठीक है, ये भी हमें कौन बताता है, वैलेंस शेल बताता है। एलिमेंट विद 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर एटम आर मेटल्स। ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। सोडियम भी मेटल है। ओके, और यहाँ पर कैल्शियम भी क्या है, मेटल ही है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है, मेटल्स ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस इन दोनों को छोड़ के, एक्सेप्शन है ये भी। ठीक है, इसके अंदर कि ये मेटल नहीं होते, बाकी सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एलिमेंट विद यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एटम के अंदर, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो नॉन मेटल कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, नॉन मेटल। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। आउटर मोस्ट शेल में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, नॉन मेटल हुए। ओके, अंडरस्टूड। whether the atom while combined with the other atom can form ionic or covalent bond। अब ये केस डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पर इनसे आप बताएंगे कि किस तरीके से जो है कुछ एलिमेंट यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कुछ यहाँ पर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है यहाँ पर पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उससे ही हमें यहाँ पर उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता चलती है। उससे ही पता चलता है कि वो जो है यहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और कंबाइन होगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है किसका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पर हमें बताते हैं कि एटम कैसे कंबाइन होगा, एटम किस तरीके से जो है यहाँ पर टेक पार्ट करेगा केमिकल रिएक्शन। ओके, चल, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट। ओके, और फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ओके, significance of electronic configuration, what is the electronic configuration, and what is the significance of valence electron. I hope you like the video. Please like it, subscribe it, share it with your friends also, and press the bell icon for the timely notification. Thank you for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye. Have a nice day.